गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हमारा फिनिश हो चुका है। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सॉलिड स्टेट। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है। इस साल बोर्ड में नहीं था ये, लेकिन आपके सिलेबस में ये इंक्लूड कर दिया गया है। सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप ये देखो, कोई भी सॉलिड है बच्चों, डायरेक्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और कल और परसों ढेर सारी वीडियो आएंगी, तो जल्दी से मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा। बीच में एक हफ्ते में आपको वीडियो नहीं सेंड कर पाया किसी वजह से, अब सब कवर कर लेंगे हम लोग। और वैसे भी हमारा सिलेबस सबसे आगे है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सॉलिड कोई भी तीन चीजों से मिलके बना हो सकता है। या तो मिलके बना होगा एटम्स, या आयंस, या मॉलिक्यूल्स। कोई भी सॉलिड दुनिया में इन्हीं तीन चीजों से मिलके बना होगा। एटम से मिलके कौन बना होगा, आप एग्जाम्पल ले लो बच्चों। डायमंड कार्बन से मिलके बना होगा। NaCl आयन से मिलके बना है, सोडियम एंड क्लोराइड। और आइस H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ये हो गए हमारे तीन पार्टिकल्स। इनसे ही मिलके बना हो सकता है, किसी और से मिलके नहीं बनेगा। इन तीनों को हम एक नाम देते हैं, कॉमन नेम, और वो हम देंगे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। जैसे हमने एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट में लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई, तो स्टूडेंट एक कॉमन नेम है। यहाँ पे हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। इसका मतलब एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी सॉलिड इन तीन चीजों से मिलके बना हो सकता है। अगर इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, या इर्रेगुलर। अगर रेगुलर है अरेंजमेंट, देन द सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन। और इर्रेगुलर है, देन द सॉलिड इज नोन एज एमार्फस। If the constituting particles are regularly arranged, then the solid is known as crystalline solid. If they are irregularly arranged, then the solid is known as amorphous solid. ये हो गई डेफिनेशन। यानी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। हमको इन दोनों का डिफरेंस तो पढ़ना है, लेकिन डिटेल में सिर्फ कौन से पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन। डिटेल में हमको पढ़ने हैं क्रिस्टलाइन। अब देखो बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, देन द सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इफ दे आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड, देन द सॉलिड इज नोन एज एमार्फस सॉलिड। सपोज कर लो बच्चों, एक ये सॉलिड है कोई, इनसे मिलके बना है, मैं यहां तक बना रहा हूं। सेकेंड टाइप के पार्टिकल्स ये हैं। ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। अब अगर ये इर्रेगुलरली अरेंज होते ऐसे, पता ही नहीं है कौन कहाँ पर है, कहीं ढेर सारे क्रॉस आएंगे, कहीं ढेर सारे सर्किल आएंगे। इस टाइप से ये हुआ एमार्फस और ये हुआ क्रिस्टलाइन। ये हुआ क्रिस्टलाइन। अब देखो बच्चों, एक टर्म हम पढ़ना चाह रहे हैं, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी।
ट्रॉपी। आइसो मीन्स होता है सेम और ट्रॉपी मीन्स होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसो मीन्स सेम और ट्रॉपी मीन्स होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है तो उस सॉलिड को आप बोलोगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोट्रॉपी। अब आप बच्चों ये इमेजिन करो कि ये बच्चे बैठे हुए हैं रेड यूनिफॉर्म में और ये बच्चे बैठे हुए हैं ग्रीन यूनिफॉर्म में। आप इधर से इधर गए तो आपको रेड कलर दिखाई दिया, आप इधर से इधर आए तो आपको ग्रीन कलर दिखाई दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इधर मिल रही है आपको, वो प्रॉपर्टी आपको इधर नहीं मिल रही है। इधर कुछ और प्रॉपर्टी मिली रेड कलर, इधर कुछ और प्रॉपर्टी मिली यानी ग्रीन कलर। प्रॉपर्टी हर तरफ सेम नहीं है तो इन सॉलिड्स को हम बोलेंगे एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड एंड द फिनोमिना इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी। यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलास्टिसिटी एक्सेट्रा। यहाँ पर देखो हर तरफ इर्रेगुलरिटी आपको दिखाई दे रही है। इधर आपने देखा तो इर्रेगुलरिटी हुई, इधर आपने देखा तो भी इर्रेगुलरिटी हुई, इधर देखा तो भी इर्रेगुलरिटी हुई, यानी हर तरफ क्या है इर्रेगुलरिटी। यहाँ पर हर तरफ प्रॉपर्टी सेम है तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोट्रॉपी। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे if the physical properties such as elasticity, refractive index, density, etc. are similar in all directions, then the solid is known as isotropic solid and the phenomena is known as isotropy. If these properties are different in different directions, then the solid is known as anisotropic solid and the phenomena is known as anisotropy. ये हमारे अब तक क्रिस्टलाइन और एमार्फस में दो डिफरेंस हुए। ये हो गए क्रिस्टलाइन हो गए एनाइसोट्रॉपिक और एमार्फस हो गए आइसोट्रॉपिक, पहला डिफरेंस। दूसरा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड एंड इन एमार्फस सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड। यहाँ पे रेगुलर होगा अरेंजमेंट और यहाँ पर इर्रेगुलर, ये दो डिफरेंस हो गए। अब एक डिफरेंस बच्चों और हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, इनके शार्प नहीं होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब हुआ बच्चों कि इनका एक कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। अब आप अगर आइसक्रीम का मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती है। आइसक्रीम पहले सॉफ्ट होगी, फिर और ज़्यादा सॉफ्ट होगी, फिर कहीं जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो आइसक्रीम का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन समझ लो। यहाँ पर हर बॉन्ड की लंबाई सेम है, हर बॉन्ड की लंबाई सेम है, तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, और अगर ब्रेक होंगे तो सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे। सपोज कर लो एक ये आइस है, ये बॉक्स को मैंने आइस मान लिया, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा तो ये नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ये मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। नीचे जो ड्रॉप गिरेगी वो प्योर लिक्विड यानी वाटर की ड्रॉप नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है रेगुलर है, तो हर बॉन्ड की लंबाई सेम है। या तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, और ब्रेक होंगे तो पूरी लेयर के बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे, यानी ये लेयर एक साथ ब्रेक हो गई, फिर इसके अंदर ऊपर वाली लेयर ब्रेक होगी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर ब्रेक होगी, यानी ये सॉलिड स्टेट में रहेगा या एकदम से लिक्विड में आएगा। कभी भी ये सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा। ये वाली सरफेस भी हार्ड होगी, अगर इस पर आप हाथ मार के देखोगे तो हार्ड रहेगी। कभी आपने देखा होगा आइस का क्यूब आप अपने मुंह में रख लो तो वो डिजॉल्व होता हुआ चला जाएगा। लास्ट में जब पतला सा आइस बचता है उसको भी आप अपने दांतों से काटते हो, कट कट की आवाज आती है, यानी वो सॉफ्ट नहीं होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि हर बॉन्ड की लंबाई सेम है, या तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, और ब्रेक होंगे तो सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे। अब आप इधर आ जाइए, यहाँ पे कोई बॉन्ड छोटा है कोई बड़ा है, तो जो बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है वो वाले बॉन्ड वीक होते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ
कम होती है। आप ऐसे समझ लो ये कि अगर पेंसिल है, इसको आप तोड़ सकते हो, और जब ये आधी पेंसिल बची तो इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप जब इसको गर्म करोगे तो जो लंबे लंबे बॉन्ड हैं, यानी जो वीक बॉन्ड हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल मूव करने के लिए फ्री हो गए, और ये लिक्विड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, और गर्म करा और बॉन्ड ब्रेक हुए, और गर्म करा और बॉन्ड ब्रेक हुए, तो बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं, तो ये धीरे 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 लिक्विड फेज में आ रहा है। यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं समझ में आ गया आपको। इसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, क्यों होते हैं समझ में आ गया। ये 3 डिफरेंस हो गए। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स और इनको बोलते हैं सीडो सॉलिड्स। ये झूठ मूठ वाले हैं, या इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल टेढ़े मेढ़े हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, उसको हमने सडनली बहुत ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यानी रुके हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई यानी रुके हुए हैं। इनको हम बोलते हैं सीडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल तो लिक्विड की तरह हैं, बस वो रुके हुए हैं। रुके हुए क्यों है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। और काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये सीडो सॉलिड्स हैं और ये ट्रू सॉलिड्स हैं। उनका दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl हो गया, आइस हो गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गिलास। एमार्फस सॉलिड्स का एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना, गिलास। गिलास एमार्फस होता है। जनरली आपके दिमाग में क्रिस्टल्स का नाम आते ही कांच के टुकड़े आना शुरू होते हैं, वो नहीं है। हम अरेंजमेंट इंटरनली चेक करते हैं, तब हम बताते हैं कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमार्फस है। इनमें जब काटोगे आप किसी चाकू से तो बिल्कुल सरफेस प्लेन मिलेगी, जबकि यहां पर जब काटोगे तो एक जिग जैग सरफेस मिलेगी। एक डिफरेंस ये भी हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है, मान लो बच्चों एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो बिल्कुल ऐसे चौकोर बॉक्स होगा, ऊपर वाली सरफेस पे क्रॉस है, फिर सर्किल है, फिर क्रॉस है, फिर सर्किल है। तो जो इधर वाली सरफेस होगी इस पे भी ऊपर क्रॉस होंगे, नीचे सर्किल होंगे, यानी इस बॉक्स को आप ऐसे घुमा के देखोगे तो भी ऐसा ही दिखाई देगा। ये वाली फेज भी ऐसी दिखाई देगी, ये वाली सरफेस भी ऐसी दिखाई देगी, यानी हर तरफ की अपीयरेंस सेम होगी। किसी भी एक्सिस के अबाउट इसको आप घुमाते जाओगे तो हर तरफ अपीयरेंस सेम होगी। जैसे ऊपर क्रॉस है तो इसकी जो ये वाली फेज होगी सरफेस, इस पे भी ऊपर कौन होंगे, क्रॉस होंगे, उसके बाद नीचे सर्किल होंगे, फिर क्रॉस होंगे, फिर सर्किल होंगे, यानी हर तरफ की अपीयरेंस सेम होती है। इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि दे हैव क्रिस्टल ऑफ सिमेट्री। इनमें कहेंगे कि इनमें क्रिस्टल ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इस सरफेस पे जैसे यहाँ पे ऊपर 2 क्रॉस दिखे, फिर 3 सर्किल दिखे, हो सकता है इसको जो हमने रोटेट करा तो वहां पर 2 क्रॉस और 2 सर्किल ना हो, कुछ और हो, सारे के सारे सर्किल हो अपर लेयर में, या सारे क्रॉस हो, या कुछ सर्किल हो कुछ क्रॉस हो। तो इसकी अपीयरेंस हर तरफ डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और इसमें क्रिस्टल ऑफ सिमेट्री होती है। ये थे डिफरेंस बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। Types of crystal systems. There are 7 types of crystal systems. पहला है बच्चों क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 के इक्वल होंगे। अल्फा है ए और बी के बीच का एंगल, बीटा है बी और ये उसकी ए बी सी लेंथ विड्थ और हाइट है, और गामा है सी और ए के बीच का एंगल। दिस इज मोस्ट सिमेट्रिकल। सब कुछ इक्वल आ रहा है बच्चों, मोस्ट सिमेट्रिकल। दूसरा है ट्राई क्लिनिक।
A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma and is not equal to 90 डिग्री। कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा और 90 के इक्वल नहीं होगा। दिस क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज ट्राइक्लिनिक। दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसके अलावा में 5 और हैं जो कि मैं आपको नोट्सों में भेज दूंगा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, इस टाइप से हैं। इन 2 ही काम के हैं। हमको डिटेल में क्यूबिक पढ़ना है, हमको डिटेल में क्यूबिक पढ़ना है। वो मैं नहीं लिख रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अब आती है बच्चों टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। क्यूबिक क्रिस्टल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं एफसीसी। क्यूब बनाओ एक छोटा सा, ऐसे स्क्वायर बनाओगे, फिर इसको इधर खींच दो थोड़ा सा। अगर बच्चों कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स यानी जिनसे मिलके वो क्रिस्टल बना है प्रेजेंट हो उसके कॉर्नर पे, क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8 और फेस होते हैं 6। कमरे में 6 दीवारें होती हैं, 4 तो ये और एक ऊपर वाली छत फ्लोर और एक नीचे ये। If constituting particles are present at each corner, then the solid is known as this is known as simple cubic crystal। अब बात आती है फेस सेंटर्ड की। यहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। फेस 6 होते हैं। जैसे इस कमरे को अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को एक फेस मान लें तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, जहां पर इसके डायगोनल्स आपस में कट करेंगे, यानी यहां पर कहीं आपके कमरे की जो दीवार है उसके डायगोनल्स जहां पे कट करेंगे वो उस फेस का सेंटर होगा। इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। ऊपर वाले फेस का सेंटर ये है, नीचे वाले फेस का सेंटर ये है, लेफ्ट वाले फेस का सेंटर ये है और राइट वाले फेस का सेंटर ये है। अब बच्चों 2 फेस बचे, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। ये फ्रंट वाला है, इसका सेंटर ये है, और ये बैक वाला है, इसका सेंटर ये है। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 8 कॉर्नर पे और उस क्यूब की बॉडी पर। क्यूब की बॉडी क्या होती है, अगर हम इस क्लासरूम को एक क्यूब मान लें तो इस क्यूब के डायगोनल्स जहां पर आपस में कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ क्यूब। ये हो गया। पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और हर फेस के और इस बॉडी के सेंटर पे। ये हो गया बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो एक हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक, एक पढ़ा फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एक पढ़ा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बात आती है बच्चों स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट, इनकी डेफिनेशन। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी ऐसे आपने देखा होगा मैप, ये मैप है सपोज कर लो ये बरेली का, इसमें ऐसे ऐसे जगह जगह ये कुछ सिंबल्स बने होते हैं इस टाइप से ये, और यहाँ पे लिखा होगा कि इसका मतलब है पार्क, इसका मतलब है स्कूल, इसका मतलब है हॉस्पिटल, इसका मतलब है कोचिंग। ना तो पार्क ऐसा होता है, ना कोचिंग ऐसी होती है, ना स्कूल ऐसा होता है, ना हॉस्पिटल ऐसा होता है। दीज आर द नोटेशंस। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा इस टाइप का ग्राफ बना हुआ होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या तो क्रॉस से या सर्किल से या डॉट से। दीज नोटेशंस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट।
डेफिनेशन में आपको नोट्स सेंड करूंगा ग्रुप में। इफ द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस दिस एंड दिस, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब बात आती है स्पेस लैटिस की। कोई भी, जैसे हम लोग हैं, हम बच्चों 3 डायमेंशनल हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल हैं। हमारा जो फोटोग्राफ होता है, मान लो कोई बच्चा है, ये कोई बच्ची बैठी हुई है, ये हमने इसकी शक्ल बना दी, ये बच्ची तो 3 डायमेंशनल थी, ये बच्ची 3 डायमेंशनल थी, लेकिन इसका जो फोटोग्राफ है वो पेपर पे आ गया। जो हमारा पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होता है 2 डायमेंशनल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये बच्चा था 3 डायमेंशनल, इसका फोटो हमने यहाँ बना दिया, प्रिंट करके निकाल दिया, प्रिंट आउट। तो जो प्रिंट आउट है वो है उसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग 3 डायमेंशनल है, हमारा जो फोटोग्राफ है वो हमारा 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन है। तो स्पेस लैटिस की डेफिनेशन होती है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इनटू 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। कहने का मतलब है हमारा जो फोटोग्राफ होता है वो हमारा स्पेस लैटिस होता है। आपकी कार है, आपकी कार का एड आया, एडवर्टाइज आया न्यूज़पेपर में कार छपी हुई आ रही है, न्यूज़पेपर है 2 डायमेंशनल और आपकी कार है 3 डायमेंशनल। तो जो कार में न्यूज़पेपर में जो कार छपी हुई है वो आपकी कार का स्पेस लैटिस है। आपके घर का जो फोटोग्राफ है वो आपके घर का स्पेस लैटिस है। ये क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन इस क्यूब को हमने इस व्हाइट बोर्ड पे बनाया। व्हाइट बोर्ड है 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये क्या है? क्यूब का स्पेस लैटिस। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इनटू 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब बात आती है यूनिट सेल की। किसी भी सॉलिड की सबसे छोटी यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, पार्ले जी का आप एग्जाम्पल ले लो, सबने देखा होगा, तो वो पूरा है स्पेस लैटिस और उसका जो एक बिस्किट है वो है यूनिट सेल। क्लियर? मान लो आपका घर बन रहा है, तो घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स आती हैं, ब्रिक वाले आते हैं, वो लोग आके अपनी कहीं साइड में जो प्लॉट खाली है उसमें आप सारी ब्रिक्स इकट्ठी करके लगा गए, तो जो पूरा एक बॉक्स जैसा बन जाता है वो हुआ स्पेस लैटिस। और उसकी जो एक ब्रिक है वो हुई यूनिट सेल। यानी उस ईंटों के जो बॉक्स है उसको अलग अलग करो और इतना अलग करो कि दोबारा उसका रिफॉर्म कर सको। ऐसा नहीं कि आपने ईंट ली, उसको तोड़ा और उसका पाउडर बनाया और उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए, अब आप कह रहे हो कि वो यूनिट सेल है। ऐसा नहीं होगा। उस सॉलिड को इतना अलग करो कि दोबारा आप बना पाओ, तब जो सबसे छोटी यूनिट आएगी उस यूनिट को बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो हमारी ये 3 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। अब बच्चों एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करोगे। आप सब लोग कॉपी ले लो और अपना पेन ले लो। डायग्राम कभी आप बनाओगे करीब बच्चों लगभग अपनी कॉपी पे इतना बड़ा डायग्राम बनाओगे, अपनी कॉपी पे इतना बड़ा डायग्राम, मतलब आधे पेज में। मेरे साथ साथ बनाओगे, सब लोग अपनी कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आप निकाल लो बच्चों, वरना बना नहीं पाओगे बाद में। अभी आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, कॉपी लो और पेन लो, जल्दी। करें स्टार्ट? जल्दी करो भाई। बहुत से लोग सोच रहे हैं सर तो हमें देख ही नहीं रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, ये डायग्राम आपको इस चैप्टर को समझने के लिए कम से कम 20 बार बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात मानो, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ है। अब तो आज मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखते हैं कैसी आवाज आती है। सब कुछ हो सकता है, दुनिया आगे पीछे हो सकती है, अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, आगे कॉपी, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने पहले, आप बनाओगे एक क्यूब इस टाइप से, ठीक। एक और क्यूब बनाओ, ये अपनी कॉपी में करीब 3 लाइनें नीचे छोड़ देना और इतना ही गैप इधर ले लेना, यानी यहां पर। मेरे कहने का मतलब है ये वाला गैप, ये गैप और ये गैप इक्वल लेना। अब एक स्क्वायर यहां बनाओ, इनको मिला दो,
ये बना एक क्यूब। सब लोग बना लो इतना बहुत आराम से। और इस डायग्राम की अभी इस वीडियो देखने के बाद 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना आप। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इनके मिड पॉइंट्स मिलाएंगे, इनके मिड पॉइंट्स मिलाएंगे। मिला दिए हमने, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। ये हमने मिला दी, आप लोग भी मिला लो। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मिलाओ, जल्दी मिलाओ बच्चों। इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट, ये इनको ऐसे मिला दो। अब इसको नीचे वाली लाइन को नीचे तक लाओ, मिडिल वाली को मिडिल तक लाओ, ऊपर वाली को ऊपर तक लाओ और इनको मिला दो। ये काम कर लो जल्दी जल्दी साथ साथ। अब आप इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं मार्क करो और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं मार्क करो, इनको ऐसे मिला, लाइन खींचो ये। अब इस वाली को राइट तक लेके जाएंगे हम, मिडिल वाली को मिडिल तक, राइट वाली को राइट तक, मिडिल वाली को मिडिल तक, लेफ्ट वाली को लेफ्ट तक, और ऐसे कर दो और एक इस पॉइंट को मिला दो। ये बन गया बच्चों हमारा एक पूरा बॉक्स। इस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखो और आप ये बताओ इसमें कितनी यूनिट सेल हैं। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें छोटे छोटे 8 क्यूब, 8। अभी आप कह रहे हो 8 कहाँ पे हैं, कैसे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया है, मार्कर का। मैं एक क्यूब को हाईलाइट कर रहा हूं, एक क्यूब को हाईलाइट कर रहा हूं इस टाइप से। ये देखो एक यूनिट सेल है, ये मैंने एक यूनिट सेल को अंडरलाइन कर दिया बच्चों। दिस इज यूनिट सेल। एक बॉक्स ये है, एक इसके पीछे 2 और 2 ये हैं 4 और 4 इसके ऊपर हैं। यानी इस पूरे डायग्राम में 8 यूनिट सेल हैं। तो ये 8 यूनिट सेल का एक क्या बन गया, स्पेस लैटिस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बारे में। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्रिस्टलाइन, इर्रेगुलर है तो एमार्फस। फिर हमने इसमें डिफरेंस पढ़े 6-7। उसके बाद हमने स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट पढ़े। ये डायग्राम बनाया और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा, फेस सेंटर्ड पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स में 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 ही यहाँ पे समझाए, एक मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक और एक मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। इस लेक्चर में इतना ही। कल मैं इकट्ठी 3-4 वीडियो और नोट्स सारे आपको सेंड कर दूंगा, तो ये वीडियो आप आज ही देख लेना रात में। थैंक यू।